हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। नंबर सिस्टम एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसका रीज़न है कि यहाँ पे नंबर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि नंबर किस तरह से हमें सोचने हैं और नंबर सेंस हमें कैसे रखना है अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है नंबर सिस्टम टॉपिक की। तो आइए ज़रा सबसे पहले हम नंबर्स से फैमिलियर होते हैं कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, एक बार ज़रा उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आप देखिए क्लासिफिकेशन में जो सबसे ऊपर हायरार्की में है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है वो a प्लस आई बी, ठीक है। a का मतलब क्या है? a यहाँ पे उसका रियल पार्ट है और आई बी ये उसका इमेजिनरी पोर्शन है, ठीक है। देखिए एवरीवन, इमेजिनरी ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयोटा लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ये एक इमेजिनरी नंबर है जो कि हमने अज्यूम कर रखा है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक। अदरवाइज आई कुछ होता नहीं है, आई सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो रियल हो गया ए और इमेजिनरी हो गया आई बी, ठीक है। ओके, उसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले रियल नंबर्स को समझिए। रियल नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो कि आप सोच सकते हैं, ठीक है, जो कि मतलब आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर, ये कैसा भी हो सकता है, ये हो सकता है 2.3721, ठीक है। लेट्स से ये हो सकता है -4.289, ठीक है। ये हो सकता है 0.000278, ठीक। कैसा भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसा भी, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आप जानते हैं वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल। देखिए रैशनल क्या होता है? आपने सुना होगा एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक। क्यू क्या मतलब? क्यू यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपने सुना है उसके बारे में। अब देखिए p/q का मतलब क्या हुआ? p/q का मतलब हुआ फ्रैक्शन, ठीक। तो मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको कहा जाता है रैशनल नंबर। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे देखिए 1.25 है। अगर इस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आप क्या करते हैं? आप इसको लिखते हैं 125 डिवाइडेड बाई 100। 100 कैसे आया? क्योंकि डेसिमल के बाद आपके दो डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो इसलिए 1 के बाद हम 2 0 लगा के डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स 5/4, ठीक है। तो देखिए 1.25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना 5/4, तो मतलब 1.25 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक। अब अगर कोई एक ऐसा नंबर हो जिसमें डेसिमल के बाद आपको पता ही ना चले कि कितने डिजिट्स हैं, जैसे कि एक नंबर है पाई। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 3.1415 एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब डेसिमल के 10,000 प्लेसेस तक भी आप चले जाएंगे तो ये वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें पता ही ना चले कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं उसको कहा जाता है इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे p/q में। और इरैशनल नंबर की एक स्पेशलिटी और भी है कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होता, सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे 0.33333 ये भी एक रैशनल नंबर है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न है, ठीक है। तो इरैशनल नंबर में डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स होते हैं और उनका कोई पैटर्न नहीं होता, इनफाइनाइट डिजिट्स लिखे होंगे और कोई पैटर्न भी नहीं होगा, उसको कहा जाएगा इरैशनल नंबर, ठीक है। चलिए एवरीवन, नाउ रैशनल नंबर में हम बात करें तो रैशनल नंबर की भी दो कैटेगरीज हैं। फ्रैक्शन तो ठीक है, आपने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर का मतलब वो नंबर होते हैं जहां पे आपका डेसिमल पार्ट नहीं होता है। एक कंप्लीट नंबर जो कि डेसिमल से फ्री हो उसको कहा जाता है इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब क्या? ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होंगे और प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जो होगा वो आपका इंटीजर होगा, ठीक। अब इंटीजर में भी देखिए होल नंबर, जैसे इसको देखिएगा प्लीज, ये पूरा होल नंबर है, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक का जो सेट है वो होल नंबर है।
और ये माइनस इन्फाइनाइट से -1 तक का जो सेट है वो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये आपका होल नंबर है। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब होल नंबर के भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो 0 और एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। होल नंबर मतलब जब नेचुरल नंबर में आप 0 और लगा दोगे तो ये सेट बन जाएगा होल नंबर्स का, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है आपके नंबर्स का, ठीक है। अब फ्रेंड्स आइए ज़रा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देख लिया जाए। सबसे पहले एक प्राइम नंबर, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सुना होगा, प्राइम नंबर, ठीक है। फ्रेंड्स प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होता, सिर्फ एक से डिवाइड होगा और अपने से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को कहा जाएगा प्राइम नंबर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 जो है ना, आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, ठीक है। अच्छा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। देखिए कॉम्पोजिट नंबर, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया कॉम्पोजिट। तो फ्रेंड्स जो नंबर प्राइम नहीं होता है उसको कॉम्पोजिट कहा जाता है, मतलब जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। देखिए 1 को प्राइम क्यों नहीं माना जाता है? इसका रीजन ये है कि 1 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर आएगा विच इज 1, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर एज्यूम नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 3, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये बात समझ में आती है। और देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100 एंड 46 प्राइम नंबर्स अप टू 200। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 to 100 में प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाओगे तो टोटल 25 होंगे, और 1 to 200 में अगर आप प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाओगे तो टोटल 46 होंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए, 1 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी लिस्ट ये दी हुई है। देखिए सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर 2 3 5 7 ये होते हैं। उसके बाद 11 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 11 13 17 19। उसके बाद 20s में 23 29, उसके बाद 31 37, उसके बाद 40s में 41 43 47। तो इस तरीके से आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और समझिए फ्रेंड्स, को प्राइम नंबर भी एक टर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका SCF 1 हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उनको कहा जाता है को प्राइम टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनका SCF 1 हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उनको कहा जाता है को प्राइम टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल 8 and 15 आर को प्राइम टू ईच अदर। देखिए फ्रेंड्स को प्राइम नंबर्स के लिए ना दोनों नंबर्स का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 8 और 15 ये दोनों ही नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है, ठीक। उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए उनको को प्राइम पेयर कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100, वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 24, देन वन ऑफ द नंबर्स इज। देखिए अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, सबसे पहले तो इसको समझिए, 3 नंबर्स हैं a प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए वो 3 प्राइम नंबर a प्लस बी प्लस सी है और इसका सम 100 है। देखिए फ्रेंड्स 100 जो है ना ये एक इवन नंबर है, ठीक। अब 3 नंबर्स का सम अगर 100 है तो 2 केसेस बन सकते हैं। केस 1, या तो वो तीनों नंबर इवन होंगे, तो इवन प्लस इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ठीक है, ये कंडीशन है। केस 2, इवन प्लस ऑड प्लस ऑड। देखिए ये भी एक कंडीशन है, ठीक, ये भी एक कंडीशन है, राइट। तो अभी क्या है कि 3 प्राइम नंबर्स आपके इवन नहीं हो सकते, ठीक है। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, लिखा हुआ द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, ठीक है।
तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, तो 2 + 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 100, तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक, यहां पे ये हो सकता है कि एक प्राइम नंबर आपका 2 हो गया, दूसरा लेट्स से जैसे आपने ए बी सी लिए तो दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया और ये 100 हो गया। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, b + c इसकी वैल्यू हो गई 98। ये हम केस 2 ही इसमें चलेगा, केस 1 तो नहीं चल सकता। ठीक है, केस 1 आपको एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए लिखा हुआ है b + c = 98, केस 1 बन गया आपका, मतलब कंडीशन 1 बन गया। कंडीशन 2 में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 24, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि b बड़ा है c छोटा है, तो b - c = 24। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब देखिए 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 122। ठीक है, देखिए जब मैं ऐड करता हूं तो 2b = 122। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 वी आर गेटिंग 2b = 122, राइट। सो दिस implies b = what? b = 61। ठीक है, आपका b 61 आ गया। अब b की वैल्यू को उठा के आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो जब b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका c आ जाएगा 37, राइट। तो आपके जो प्राइम नंबर्स की वैल्यू आई वो a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई 61 और c की वैल्यू आई 37। अब आप ऑप्शंस पे आइए, लिखा हुआ है देन वन ऑफ द नंबर्स इज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज 61। ओके एवरीवन, द आंसर इज 61, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 follows the form 6n + -1 where n belongs to natural number but the converse is not true। देखिए सबसे पहले तो n belongs to natural number, इस बात का मतलब ये है कि n एक नेचुरल नंबर है, मतलब n जो है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है, तो 3 से बड़े प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं? 5 हैं, 7 हैं, 9 है, सॉरी 9 नहीं है, 11 है, 13 है, राइट। तो क्या लिखा हुआ है देखिए 6n + -1। फ्रेंड्स 6n + -1 का मतलब ये होता है 6 इंटू समथिंग +1, 6 इंटू समथिंग -1। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्राइम नंबर 3 से बड़े हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा होंगे या फिर वो एक कम होंगे। ठीक है, देखिए आप इसको देखिए 5 क्या है? 6 - 1 है, ये 6 + 1 है, ये 6 इंटू 2 - 1 है, ये 6 इंटू 2 + 1 है। अब जैसे 37 एक प्राइम नंबर है, ये 6 इंटू 6 + 1 है, राइट। 6 इंटू 6 + 1 है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होंगे या एक कम होंगे। आगे लिखा हुआ है बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कन्वर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर, मतलब अगर कोई नंबर इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, जैसे मान लीजिए 6 इंटू 4 + 1 कितना होता है? 25 होता है। ठीक, लेकिन अब ये नंबर प्राइम नहीं है। आप बात को समझिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर प्राइम है, आई रिपीट, अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो इस फॉर्म को फॉलो करेगा ही करेगा। बट मतलब ये सिचुएशन इस तरफ से ट्रू है कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो इस फॉर्म को फॉलो करेगा, बट अगर कोई नंबर इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो वो प्राइम है या नहीं कोई जरूरी नहीं है। आई रिपीट, अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो 6n + -1 को फॉलो करेगा ही करेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर कोई नंबर इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो वो प्राइम है या नहीं कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 25। ठीक है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट एवरीवन। तो ये जो है ना, ये रिजल्ट सिर्फ एक साइड से ट्रू है, दोनों तरफ से ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 30 वेयर द इवन इंटीजर is greater than the odd integer, what can be their minimum sum? देखिए everyone, the product of 2 integers is 30 where the even integer is greater than the odd integer, what can be their minimum sum? देखिए एक बात आपको बताता हूं, सबसे पहले तो आप 30 को फैक्टराइज कर लो।
एक हुआ 1 इंटू 30, एक हुआ 2 इंटू 15, एक हुआ 3 इंटू 10 और एक हुआ 5 इंटू 6। ठीक, ये 30 के फैक्टर्स हैं, राइट। अब आपसे क्या आपको निकालना क्या, व्हाट कैन बी देयर मिनिमम सम, मिनिमम सम, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए एवरीवन, आपने ये पढ़ा होगा कि दो नेगेटिव क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, दो नेगेटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, ठीक। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, ये शायद आप जानते होंगे, ठीक है, ओके। चलिए, आपको निकालना है मिनिमम सम। तो मिनिमम सम अगर निकालना है ना, तो एक काम करिए, सब में नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक। ये देखिए, इसके बाद ना आप सम मिनिमम निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे नंबर नेगेटिव हो गए तो सम मिनिमम हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन और दे रखिए, ध्यान रखिए, इवन इंटीजर इज ग्रेटर देन द ऑड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब देखिए -30 और -1 में इवन कौन है, -30 इवन है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि -30 जो है वो -1 से छोटा है, यहाँ पे -1 बड़ा हो जाएगा, तो ऑड नंबर यहाँ पे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये वाला पेयर नहीं लेंगे आप। इस पे आइए ज़रा, यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर आपका इवन है, ध्यान दीजिए, -2 इवन है और -15 ऑड है, तो ये -2 जो है -15 से बड़ा है, यस, ये पेयर कंसीडर किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे तो सम आ रहा है -17, ठीक है। और आगे देख लीजिए, यहाँ पे ये ऑड नंबर बड़ा हो गया, यहाँ पे भी ऑड नंबर बड़ा हो गया, राइट। तो ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो -17 है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देखिए जरा कितना सिंपल है, ठीक है। आंसर इसका -17 है, और देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जामिनेशन हॉल में आपके ऊपर प्रेशर होगा और ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो एग्ज़ाम है, ठीक है। वहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हैं, वहाँ पे कोई आपको सही करने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ बताने वाला नहीं है, आपसे गलती हो रही है तो हो रही है, और इसके अलावा आपके ऊपर इतना टाइम का प्रेशर होता है कि टाइम लिमिटेड है, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना टाइम है उतने में ही आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना होता है। तो इसलिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे केसेस आपने देखे हुए होने चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्वेश्चंस लगाइए मैक्सिमम, जितने केसेस आप कर सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ a to the power b plus b to the power a is equal to 17 where a and b are natural numbers. See everyone, a to the power b plus b to the power a is equal to 17 where a and b are natural number. आप एक काम करो, सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। आप a को 1 ले लो, तो अब अगर a 1 है तो a की पावर b की वैल्यू भी 1 ही होगी, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी कर दो वो हमेशा 1 ही रहने वाला है, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 1 देन a टू द पावर b इज ऑलवेज 1, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी कर दो वो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब अगर आपने a टू द पावर b को 1 लिया है, तो देखिए a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a को आपको 17 बनाना है, तो आपको b टू द पावर a को 16 रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 ही रहेगा। तो अब अगर इसको 16 करना है तो आपको b को 16 लेना होगा, ठीक। रीज़न क्या है, a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बनेगा 1 टू द पावर 16 प्लस 16 टू द पावर 1, ठीक। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 116, अब अगर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं तो एक पेयर और बन जाएगा, क्योंकि सम में जो है ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट। तो 116 16 1 ये आपका एक पेयर बन रहा है, राइट। अब एक और देख लीजिए, आपका 1 वाला तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 2 पे आइए जरा। अब अगर आप a को 2 लेते हैं तो 2 रेज़ टू देखिए b क्या b 4 नहीं हो सकता, उसका रीज़न है 2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। देखिए 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 2, ये तो 16 मतलब 32 हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये गलत हो गया। आप b को एक बार 3 लीजिए, ठीक है। देखिए हिट एंड ट्रायल ही कर रहा हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2, ये कितना हुआ, ये हुआ 8 प्लस 9,
ठीक है, दिस बिकम्स 17, राइट। सो 2 3 3 2 ये भी एक सोल्यूशन है, राइट एवरीवन। 2 3 एंड 3 2 ये भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद नहीं हो पाएगा कुछ, कारण क्या है कि अगर आप a को 4 लेंगे तो 4 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 रेज टू पावर 4 तो हो नहीं सकता, तो 4 रेज टू द पावर 2 आपको लेना पड़ेगा, और 4 रेज टू पावर 2 गलत हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। बस ये हो गया। द आंसर इज फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। सो पॉसिबल सॉल्यूशंस आर 4। द आंसर इज 4। 4 सच पेयर्स आर देयर। ओके एवरीवन, राइट। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, लेकिन हाँ मैं मान सकता हूँ कि आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आप दोबारा से देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। आप इसको देखो, इसको देखो ध्यान से। ये है -1, ये भी है -1, ये भी है -1, ये भी है -1, राइट, और ये भी है -1। सो एवरीवन, एवरी पेयर इज गिविंग यू -1, right? Every pair is giving you -1, right? And how many pairs do we have here? Total 100 terms है, so how many pairs? 100 divided by 2, सीधी सी बात है, right? So 100 divided by 2, इतने pairs हैं, and every pair is giving you -1, so with minus sign, right? So 100 by 2 with minus sign, so this is equal to what? This is equal to -50, right? This is the answer. So simple, right? So simple. आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, और 2 से डिवाइड करिए और माइनस साइन लगाइए। मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक, देख रहे हैं कितना सिंपल है, राइट? कितना सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, नंबर ऑफ पेयर्स आपको सिर्फ काउंट करने हैं। सिंस एवरी पेयर इज गिविंग यू -1, सो हाउ मेनी पेयर्स वी हैव? सो we have 50 pairs, so every pair is giving you -1, so -50 will be the answer, right? Simple one, it's very simple. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक 1 एक्स्ट्रा है। पिछले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है उसके रिस्पेक्ट में यहां पे एक 1 एक्स्ट्रा है। तो देखिए यहां तक का आंसर कितना आया था आपका? यहां तक का आंसर आया था -50, ठीक। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर होगा 1 - 50, सो दिस इज -49, राइट। यहां पे आपका आंसर होगा -49, ओके। सो योर आंसर विल बी -49, राइट। सिंपल, वेरी सिंपल, ओके। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको देखिए, अगेन क्वेश्चन सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका -1 है, ठीक है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि जब सभी टर्म्स आपके -1 है तो आप नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे काउंट कर लो। मतलब सारे पेयर इज गिविंग यू -1, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं आप जरा ध्यान से देखो, ये 94 टर्म्स हैं, राइट। 94 टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि 1 to 6 मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो 100 - 6 हो जाएगा टोटल, 100 में से 6 कम हो जाएंगे, राइट। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी -94 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी -47, राइट। सो दिस टाइम दिस इज द आंसर, ओके। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओह देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो है आपके पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है ना। इसको अलग करिए। ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? देखिए ये 1 to 1700 होता अगर, तो ये 1700 टर्म्स होते, उसमें से 6 कम कर लीजिए तो ये 1694 टर्म्स है। पिछली बार में 94 टर्म्स थे, इस बार 1694 टर्म्स है, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर कितना होगा? 1694 डिवाइडेड बाई 2,
with minus sign and plus 1701. This will be the final answer. Right everyone? This will be the final answer. Okay. So आप मुझे बताइए 1694 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 847, मतलब 1694 डिवाइडेड बाई 2 and plus 1701. So this will become 854. Right? So this is the answer. Okay? Right? So this will be the answer. सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ आपको अलर्ट रहना होगा, ठीक है? और आप अगर एक बार में आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता तो आप इसको दोबारा देखिए, फिर से देखिए, राइट? एक बार में क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई आर इज इक्वल टू 45, वेयर ए बी सी डी ई आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, और इंटीजर्स तो आप समझते ही हैं, ऐसे टर्म जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो, ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल ना हो, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सो एवरीवन हियर वी नीड टू रिप्रेजेंट 45 एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटीजर्स। देखिए जरा ध्यान से, वी नीड टू रिप्रेजेंट 45 एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटीजर्स, ठीक है? तो सबसे पहले तो बात समझिए कि 45 को आप फैक्टराइज करिए जरा। 45 होता कितना है? 9 इंटू 5 होता है। 45 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना होता है? 9 इंटू 5, तो ये बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 9 होता है 3 इंटू 3, ठीक है? तो एक बात समझिए, ये टोटल 3 ही टर्म्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 45 को आपको 5 टर्म्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट, मतलब 5 इंटीजर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो आप एक चीज जानते हैं कि आप 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं प्रोडक्ट में कितने भी, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 इंटू 1, ठीक? अच्छा, ये तो सही है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम और है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स भी कहा गया है, डिस्टिंक्ट, ठीक है? इसका भी ध्यान रखिएगा। तो अब डिस्टिंक्ट के लिए क्या हो सकता है? डिस्टिंक्ट के लिए एक चीज कर सकते हैं कि आप जो है इसको नेगेटिव कर लीजिए, ठीक है? 2 टर्म्स आपके नेगेटिव हो गए। अब देखिए, अब सब कुछ सही है, चेक कर लीजिए आप, ये चेक कर लीजिए। देखिए इसका प्रोडक्ट बनेगा -1, इसका प्रोडक्ट बनेगा -9, और इसका ये तो 5 है ही, ठीक है? तो अब आप प्रोडक्ट देख लीजिए, ठीक है? ये 45 हो गया, राइट? ये 45 हो गया, ठीक है? तो इस तरह से हो सकता है। तो आपको ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, राइट? अब क्या करना है? आपको इनका सम फाइंड आउट करना है ना। तो 1 मतलब -1 प्लस 1 -3 प्लस 3 एंड प्लस 5, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है? ये आपका A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E है, ठीक है? ये वैल्यू आपको निकालनी है, राइट? आप ऐड कर लो इसको, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 5। सो दिस इज द आंसर, राइट? आंसर इज 5, ठीक है एवरीवन? क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हैंडशेक प्रॉब्लम, हैंडशेक प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और CSIR में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए में। लिखा हुआ है देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, each one shakes hand with one another exactly once. Find out the number of total handshakes occurred in the class. फ्रेंड्स एक बात समझिए, एक रूम के अंदर में 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आपने बोला स्टूडेंट्स को कि यार आप लोग आपस में हैंडशेक करो फटाफट फटाफट, मैं आता हूँ 2 मिनट के बाद, ठीक है? सब लोगों ने हैंडशेक कर लिया। व्हेन द प्रोसेस ऑफ हैंडशेक इज ओवर, अब उसके बाद आपने किसी भी स्टूडेंट से रैंडमली पूछा कि आपने कितने हैंडशेक किए, तो वो बोलेगा कि सर मैंने 14 हैंडशेक किए, ठीक? आप अगर किसी भी स्टूडेंट से रैंडमली पूछेंगे व्हेन द प्रोसेस ऑफ हैंडशेक इज ओवर एंड यू आर आस्किंग वन ऑफ द स्टूडेंट कि लाइक आपने कितने हैंडशेक किए, देन ही विल से कि आई हैव डन 14 हैंडशेक्स, राइट? सो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आइडियली तो होने चाहिए 15 इंटू 14, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक हैंडशेक में 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक? इफ A एंड B आर शेकिंग हैंड विद वन अनदर, तो आप एक बात समझो कि अगर आप A से पूछेंगे कि आपने कितने हैंडशेक किए, देन A विल से कि मैंने 1 हैंडशेक किया।
अगर आप बी से पूछेंगे कि आपने कितने हैंडशेक किए, ही विल से मैंने 1 हैंडशेक किया. तो थ्योरेटिकली देयर आर 2 हैंडशेक, बट प्रैक्टिकली देयर इज ओनली 1 हैंडशेक विच इज वर्किंग फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? सो that's why this number will be divided by 2. So total number of handshakes will be 15 into 7, that is 105, right? The answer will be 105. ठीक है? तो एक बात आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर रूम के अंदर में n पर्सन्स हैं, एक चीज समझिएगा, अगर रूम के अंदर में n पर्सन्स हैं and each one is shaking hand with one another exactly once, then total number of handshakes will be n into n minus 1 divided by 2. Right? Total number of handshakes will be n into n minus 1 divided by 2. I repeat, अगर रूम के अंदर में n persons हैं, each one is shaking hand with one another exactly once, then total number of handshakes will be equal to n into n minus 1 divided by 2. Right? This you can use as a formula. Okay? ध्यान रखिएगा इस बात का, सिंपल है ये, ठीक है? ओके, अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन CSIR के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था पार्ट ए में. इसको एक बार देखिए जरा, लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट ऑफ ए क्लास शेक्स हैंड विद वन अनदर एग्जैक्टली वंस. इफ टोटल 66 हैंडशेक्स ऑकर्ड देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देखिए एवरीवन, आपको ये पता है नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है? और इसकी वैल्यू 66 दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक? क्वेश्चन में दिया हुआ ना टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर 66. अब आप एक काम करें, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है ना, आप इन ऑप्शंस को उठाइए और डाल के वैल्यू चेक कर लीजिए. तो अब मैं n की वैल्यू को 10 रखता हूं, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? ये हो गया 45. तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है क्योंकि ये हो गया 5, सो 9 इंटू 5 इज 45. तो ये तो मैच नहीं कर रहा, ये गलत है, छोड़ दीजिए. अब आप n की वैल्यू को 11 डालिए, सो 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हुआ? ये हो गया 55, ठीक है? ये हो गया 55. तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, छोड़ दीजिए. अब आप n की वैल्यू को डालिए 12, सो 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, सो 11 इंटू 6, ये हो गया 66, ठीक है? मैच कर गया, राइट? सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 12, राइट? सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस. एवरीवन, द करेक्ट आंसर इज 12. सो टोटल 12 स्टूडेंट्स आर देयर इन द रूम, राइट? आप देख रहे हैं कितना सिंपल है, ठीक है?